क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें कहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बी सी विभाजित है की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आकृति में देखिए। और अब बोला है ए बी और ए सी ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके सामने है और पूरा डायग्राम दे रखा है। पहले डायग्राम को समझेंगे और उसके बाद इसकी पूरी प्रोसेस समझने वाले हैं, क्या क्या इसमें हमको करना है और कैसे हम करने वाले हैं। तो फिलहाल हमें क्या निकालना है, इसमें ए सी और बी डी ए सी और बी सी का मान निकालना है, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा की लंबाई हमें बतानी है। नीचे आपको बी सी आपको चित्र में ही दे रखा है। डी से बी तक की दूरी 8 दे रखी है और सी से डी तक की दूरी 6 दे रखी है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें इसमें हमें करना है कि जैसे आपको ये बी सी दे रखा है, 8 और 6 को जोड़ दें तो 8 से कितना हो जाएगा 14। तो जैसे ये बी सी आपको दे रखा है 14, वैसे ही आपको ए सी और ए बी का मान निकालना है। अब कैसे करेंगे पूरी प्रोसेस अब मैं आपको पहले यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक क्या है, वृत्त है और वृत्त पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पर्श रेखाएं आपको दिख रही हैं। अगर बात करें देखो, एक ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, ऐसी आपकी एक ये स्पर्श रेखा है और ऐसी आपकी एक ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब अपनी तरफ से हमने काम क्या करना है वो काम मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला काम कि जहां पर ये वृत्त क्या हो रहा है, टच हो रहा है। अब आपको पता है वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई रेखाएं क्या होती हैं, सदैव बराबर होती हैं। अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं, देखो वृत्त के बाहर एक ये बिंदु हो गया, अगर इसमें हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे तो इनकी लंबाइयां सदैव बराबर होंगी। तो अगर हम यहाँ पर इसको चित्र को कंप्लीट करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो ये आपका जो केंद्र बिंदु है, वृत्त कहाँ पर, इस पॉइंट पर कहीं पर टच हो रहा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ से देखें तो ये इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ से स्पर्श रेखा खींची तो स्पर्श रेखा आपकी क्या हो गई, एक तो ये वाली लाइन हो गई और एक ये, इनको हम नाम दे देते हैं ई और एफ। इसका हम नाम रख देते हैं क्या, पहले मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ स्पर्श रेखा। ये आपकी हो गई ई और ये हो गया आपका एफ। हमें देखो निकालना है क्या है, ए सी और ए बी का मान बताना है, लंबाई कितनी है। तो एक देखो आपने क्या किया, सिंपल केंद्र से क्या मिला दिया, रेखाएं खींची जो कहाँ पर टच हो रही हैं, स्पर्श रेखाएं जहां पर उस वृत्त को टच कर रही हैं। अब अगला आपने क्या किया, यहाँ से आप ए से एक सीधी रेखा पूरी खींच दीजिए केंद्र बिंदु तक और ऐसे ही सी से ई तक एक आप सीधी रेखा खींच दो, ऐसे ही आपको ये खींच देना। कंप्लीट हो गया। आपने क्या खींचा, सिंपल एक स्पर्श रेखाएं खींच दी, कहाँ से कहाँ तक, एफ से ओ, ठीक है, ऐसे ही ओ से ई और बाकी आपने सी ई और बी एफ मिला दिया आपस में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। ए एफ और ए ई एक स्पर्श रेखा है, ऐसे ही सी एफ और ई डी सी डी एक स्पर्श रेखा है और ऐसे ही आपकी बी ई और डी बी एक स्पर्श रेखा है। कंप्लीट है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता है स्पर्श रेखा की लंबाइयां सदैव बराबर होती हैं। जब अगर हम बात करें, देखो बी डी आपको 8 दे रखा है तो ऐसे ही ये वाली स्पर्श रेखा इस रेखा के बराबर होगी, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो चित्र ध्यान से समझते रहिए। यहाँ पे देखो जितने त्रिभुज के शीर्ष थे उनको हमने आपस में मिला दिया है। ठीक है, त्रिभुज का शीर्ष क्या करता है, सदैव माध्यिका का भी काम करता है। बट यहाँ पे माध्यिका नियम ने क्या किया, सिर्फ इस बिंदु से जहां पर वृत्त टच हो रहा है वहां तक हमने क्या कर दिया, शीर्ष से स्पर्श रेखा जहां से जा रही है उस बिंदु पर हमने उसको लाइन खींच दी है। ये 8 सेंटीमीटर है। ऐसे अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, इधर वाला हिस्सा भी। ठीक हो गया, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा है, ये भी यहाँ पर आ जाएगा बराबर। और इसको हम क्या कर लेते हैं, अगर हम मान लें ए ई को x मान लें तो ये वाली स्पर्श रेखा इस वाली स्पर्श रेखा के बराबर होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा x सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सारे मान आपने यहाँ पर रख दिए हैं। अब इसमें देखो हमने क्या पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है वो हम देख लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ओडी हमें दे रखा है कितना, 4। ओडी यानी आप बोल सकते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। x सेंटीमीटर, यहाँ पे भी आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। ओडी अगर 4 दे रखा है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ओ ई कितना होगा, ये भी आप बोलेंगे कि सर ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। और ओ एफ कितना होगा, ये भी आप बोलेंगे कि सर 4 सेंटीमीटर ही होगा। इतना आपको क्लियर है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो एक तो हमारे पास हम क्या कर सकते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते थे अगर हमारे पास क्या होती, ये पूरी ऊंचाई होती। ठीक है, देखो समबाहु त्रिभुज अगर हम मान ले इसको समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब गुणा आधार।
तो देखो हमारे पास पूरा लंब नहीं है, सिर्फ ओडी दे रखा है, तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपने सीखा है क्लास 9th में, एक हीरोइन का सूत्र। हीरोइन का सूत्र देखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। उसमें हम क्या निकालते थे, पहले अर्ध परिमाप निकालते थे। अर्ध परिमाप का जो एस का मान आता था वो आप रखते थे किसमें, त्रिभुज के क्षेत्रफल में। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहे हैं तीन छोटे छोटे त्रिभुज। अगर हम यहाँ से देखें तो एक ये ए ओ सी, या फिर आप बोल सकते हैं ओ ए सी एक त्रिभुज बनेगा। ऐसे ही आपका ये एक त्रिभुज बनेगा, देखो ओ ए बी एक त्रिभुज बना। ठीक है, टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, देखो तीन। दो ये हो गए और एक आपका ये हो गया ओ बी सी। ठीक है, टोटल कितने त्रिभुज, तीन त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे, पहले बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर हम उसको बराबर दिखा देंगे किसको। देखो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ये जो आपके तीन छोटे छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल है। पहले हम इसका निकाल लेंगे, फिर इस दूसरे का और फिर तीसरे का। फिर बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर में रख देंगे। और हमें चाहिए इस x का मान। कुल मिलाकर के देखो, अगर इस 6 में हम x को जोड़ दे तो हमें AC मिल जाएगा, ऐसे ही इस 8 में अगर हमें x जोड़ दे तो हमें क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें क्या निकालना है, इस x का मान निकालना है। और उसको निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम इस बड़े वाले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, और उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके, बड़े वाले का। और फिर हम बाकी ये जो तीन छोटे छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं इनको निकालेंगे। फिर हम बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर में रखेंगे इन तीनों छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, और फिर सॉल्व करेंगे और इजी हमारा x का मान निकल करके आ जाएगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि जो वृत्त के बाहर बिंदु पर स्पर्शरेखा है उनकी लंबाइयां क्या होती है, सदैव बराबर होती हैं। तो यहाँ सबको करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। क्वेश्चन में लगभग लगभग जो जो आपको दे रखा है वो भी यहाँ पर लिख गए। तो इसको हम सिलेक्ट करके ले चलते हैं हमारे एक साइड में। ठीक है, अब पूरा चित्र आपके सामने है और अब इसमें आपने कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, क्योंकि अब इसकी जरूरत तो हमें पड़ने नहीं वाली है। इसी को हम ले चलते हैं, शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जो मैं दे रखा है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। माना विड्थ ए बी है, कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से। क्या लिखेंगे हम, माना वृत्त ए बी, माना वृत्त ए बी और ए सी को, जो वृत्त है वो ए बी और ए सी। ठीक है, यहाँ पे देखो ए बी भुजा जो है और ए सी भुजा, माना वृत्त ए बी व ए सी को क्रमशः क्रमशः ई व एफ, ई व एफ पर स्पर्श करता है, पर स्पर्श करता है। ठीक है, ये हमने मान लिया। और देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था कि ये ई पर स्पर्श करता है और ये यहाँ पर एफ पर कर रहा है। और फिर हमने माना माना ए ई की लंबाई, माना ए ई की लंबाई x सेंटीमीटर है या फिर x है। कंप्लीट। अब अगला स्टेप लेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, और त्रिभुज एबीसी की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है स्पर्श रेखाएं हैं। तो हमको पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, सदैव बराबर होती है। वो लाइन भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो लिखेंगे हम एक ही बिंदु पर, या फिर वृत्त के बाहर, इसको हम लिख लेते हैं वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर, वृत्त के बाहर एक ही बिंदु पर वृत्त पर खींची गई, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इतना हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे जो जो भुजा हमको दे रखी है हम वो भुजा यहाँ पर लेने वाले हैं।
ठीक है, डायग्राम भी हम यहाँ पे अपने साथ रखेंगे ताकि हमें इजिली सारे मान मिल जाए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सी एफ बराबर क्या है, देखो सी एफ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सी एफ किसके बराबर होगा, देखो सी एफ बराबर होगा किसके, इस सी डी के। तो हमने लिख लिया सी एफ बराबर सी डी, और कितना दे रखा है आपको, ये 6 सेंटीमीटर। अगला देखें, देखो बीई, बीई ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, बीई बराबर होगा बी डी के, इस पर से लिखा है बीई बराबर हो जाएगा बी डी, ये है आपके पास 8 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे कि ए ई बराबर ए एफ, ए ई बराबर ए एफ, और ए ई ए एफ आपने कितना ले लिया, एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, जो भुजा ए बी है, ए बी भुजा कहाँ है आपकी, ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x+8 सेंटीमीटर। और बी सी की बात करें, बी सी है आपका 8 से 14, बी सी देखो हो जाएगा 8+6 बराबर 14 सेंटीमीटर। फिर ए सी की बात करें, तो ए सी देखो हो जाएगा आपका x+6 ठीक हो गया। तीनों भुजाएं आपके पास मिल चुकी हैं। अब इन तीनों भुजाओं का यूज करके हम क्या निकालने वाले हैं, अर्ध परिमाप। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप, और देखो अर्ध परिमाप को दिखाते हैं हम किससे, एस से, और ये होता है आपका a+b+c, a+b+c बट्टे में 2, और ये आपका a है, ये आपका b है, और ये c। ठीक है, ये भी आप दिखा दीजिएगा साइड में। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखो ए बी सी का हमको मान रखना है यहाँ पर। तो ए का मान है देखो आपके पास x+8, फिर प्लस बी का मान है आपके पास 14, और सी जो भुजा है x+6 बट्टे में कितना, 2। अब देखो इसको आप जोड़ेंगे तो x कितने बार है, 2 बार है, तो 2x हो जाएगा, प्लस 8 6 हो जाएगा 14, पूरे के बट्टे में कितना, 2। और यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो ऊपर से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो 2 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x+7 बट्टे में 2, 2 से 2 खत्म, हमारे पास कितना आ गया, x+7, सॉरी यहाँ पे 14 और 6 अगर जोड़ें, यहाँ पर सॉरी 8 6 14, यहाँ पर 28 आएगा 14 की जगह पर, कितना आएगा यहाँ पर 28। देखो 14 6 हो जाएगा 20, 20 और 8 हो जाएगा 28। तो जब आप 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा अंदर कितना, 14। तो हमारे पास आ गया x+14 लास्ट में। ये हमें मिल गया क्या, अर्ध परिमाप यानी s का मान। एक स्टेप हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टेप पे हम निकालने वाले हैं क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। भुजाएं आपको दे रखी हैं, अर्ध परिमाप आपने निकाल लिया है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, या फिर यहीं पर हम इसको कर लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या होता है बच्चों क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है एस, फिर s-a, s-b, और फिर s-c कंप्लीट। अब इसमें मान रखना, देखो s का मान अभी आपने निकाला कितना, x+14, वो आप यहाँ पे रख दीजिए रूट के अंदर। तो पहले हम x+14 ही हमने नॉर्मल मान रख दिया, और फिर यहाँ से हम ले चलते हैं ब्रैकेट में, रूट भी लगा देते हैं। फिर है s-a, s का मान है आपके पास x+14 माइनस a का मान, देखो आपके पास कितना है, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ये मान हमारे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और वहाँ पे हम डायरेक्ट ले चलते हैं, वहीं पास में रख लेते हैं इनको उठा करके। ठीक है, अब देखो a का मान है आपके पास x+8, तो जब आप इसको ब्रैकेट को खोलेंगे खोलेंगे तो देखो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यानी x माइनस हो जाएगा, प्लस का 8 है तो माइनस प्लस हो जाएगा -8। फिर वापस आगे देखते हैं, फिर s का मान है, x+14, फिर है माइनस b का मान, देखो कितना है आपके पास 14, तो प्लस माइनस हो जाएगा -14। फिर आगे है फिर से s का मान x+14, और फिर माइनस c का मान है आपके पास x+6, तो ये भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस का 6। कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखो x+14 तो आपका ये सभी के साथ मल्टीप्लाई में रहने वाला है, यहाँ पे आप बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिएगा। x+14 रहा,
फिर आगे देखते हैं, देखो माइनस का एक्स प्लस का एक्स ही हो जाएगा कट, बचेगा आपके पास कितना, 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए गुणा में 6, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को हटा ही देते हैं, अब सब मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा में 6, फिर गुणा, फिर देखो प्लस का 14 माइनस का 14 खत्म, क्या बचा, सिर्फ एक्स, कंप्लीट। फिर अगला देखते हैं, एक्स से एक्स खत्म, 14 में से 6 गया, बचा कितना, गुणा में 8। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब अगला काम क्या रहने वाला है, इनके हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, अब इनका यूज हो चुका है खत्म, तो इनको भी यहाँ से कर देते हैं एक साइड। नेक्स्ट देखो, एक्स प्लस 14 को तो अभी ऐसे ही रखेंगे हम अंदर रूट में, और 8 छंग होता है कितना, 48, और 48 की गुणा एक्स से कराएंगे तो बन जाएगा 48 एक्स, और ये आ जाएगा रूट में। यहाँ पे अब क्या कर लेते हैं, 48 के फैक्टर निकाल लेते हैं हम, आ जाएगा हमारे पास, देखो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तियां 6, 3 एकम 3। देखो जोड़े बनाते हैं, यहाँ पे 2 का एक जोड़ा बना, 2 का एक जोड़ा बना, 3 का नहीं बना, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यानी ये 2 दूनी 4 आ जाएगा आपका रूट के बाहर। अंदर बचेगा सिर्फ आपके पास कितना, एक्स प्लस 14, और यहाँ से 3 का जोड़ा नहीं बना, तो ये आ जाएगा कितना, 3x, कंप्लीट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप चाहें तो और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 4 रूट में आ जाएगा, देखो 3 की गुणा आप अंदर कराएंगे तो बन जाएगा 3x², फिर प्लस 14 28, 14 तियां 42x। ये आपका क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल करके आ चुका है। अब अगला काम हमने क्या करना है, मैंने जैसे आपको कहा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, पहले हमने अर्ध परिमाप निकाला, उसका यूज करके हमने इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब जो आपके छोटे छोटे त्रिभुज हैं, इनको इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर लास्ट में इन दोनों को इक्वल रखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हमें देखो, अगर बात करें लंबाई हमें दे रखी है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, 1/2 लंब गुणा आधार वाला फॉर्मूला इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए करने वाले हैं। ठीक हो गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, पहला आप ले लीजिए ओ बी सी। देखो अब अगर हम बात करें किसका क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, यानी इस वाले हिस्से का ओ बी सी का क्षेत्रफल, इतना हिस्सा पहले निकाल लेते हैं। तो अब हम लिख देते हैं त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला आपका आ जाएगा 1/2 लंब गुणा आधार। और इसमें ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं और पहले वाले में क्यों नहीं लगाया, वहां पे देखो हमें लंबाई नहीं दे रखी थी, ठीक है, तो इसलिए हमने आयरन का सूत्र लगा करके क्षेत्रफल निकाला, बट यहाँ पे हमें लंबाई दे रखी है। ठीक है, लंब यानी 4 दे रखा है, ओडी का मान हमें दे रखा है, और आधार इसका देखो बी और सी दे रखा है, तो डायरेक्ट हम इसमें मान रखने वाले हैं। ऐसा आ जाएगा, देखो आपका 1/2, लंब है आपका 4, और आधार है 8 + 6 14। सॉल्व करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 14 दूनी हो जाएगा 28। ठीक है, एक आपका कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम दूसरा निकाल लेते हैं ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला सेम रहेगा। अब हम लिख लेते हैं 1/2, इसमें भी लंब देखो कितना रहेगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायग्राम से मैं इसको पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हम किसका निकाल रहे हैं, ओ ए बी का, ये आपका ओ से ए पे गए, फिर बी पर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो लिख लेते हैं त्रिभुज 1/2 लंब गुणा आधार। अब इसमें देखो लंब है आपका सेम 4 ही रहेगा, और आधार हो जाएगा आपका कितना, आधार आपका क्या है, ए बी, ए बी का मान आपको दे रखा है 8, और इसका मान x, इन दोनों को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में x+8, ये हम ऊपर लिख भी चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वापस ये 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 के गुणा अंदर कराएंगे तो बन जाएगा 2x + 2 × 16। ठीक है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकल गया। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे जो तीसरा त्रिभुज है हमारा, तीसरा त्रिभुज कौन सा है, ओ ए सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला सेम रहने वाला आपका 1/2 लंब गुणा आधार। अब इसमें भी देखो लंब सेम रहेगा 4, और आधार चेंज हो जाएगा, आधार आपका कितना हो जाएगा, अब इसके लिए अगर हम बात करें, तीसरे वाले हिस्से के लिए अगर हम निकालें आधार, तो तीसरा देखो ओ, ये यहाँ से लेकर के ओ ए, सॉरी ओ ए सी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो देखो इसका आधार हो जाएगा x+6। ठीक है, देखो ये पूरी लंबाई हो जाएगी इसकी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, x+6।
क्लियर है? डाउट में बिल्कुल नहीं रहना है, जो भी डाउट हो आपके मन में तुरंत पूछिए। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, x+6। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में रख देते हैं x+6, फिर 2 से कट हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 की गुण अंदर कराएंगे तो बन जाएगा 2x प्लस 6 दूनी 12। तो ये छोटे तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ गया है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमने क्या करना है, अगला स्टेप, इनको बराबर में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर। अब हमने तीन छोटे छोटे हिस्से निकाले हैं, कौन कौन से? त्रिभुज पहला था हमारा त्रिभुज ओ बी सी, प्लस दूसरा त्रिभुज था हमारा ओ ए बी, और तीसरा था हमारा त्रिभुज कौन सा? तीसरा त्रिभुज हमारा ओ ए बी हो गया, फिर ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। इन तीनों का क्षेत्रफल हम रखने वाले हैं। सबसे पहले देखो हमने निकाला ओबीसी का क्षेत्रफल। ओबीसी का आया कितना, 28। ओ ए बी का आया कितना, 2x+16, और ओ ए सी का आया 2x+12। पीछे आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लीजिएगा, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेंटीमीटर जरूर लगा देना है। आपको बोलूंगा लगाने के लिए तो आप भूल जाएंगे, तो लगा ही देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इनका मान रखना है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपने निकाला कितना, यहाँ पर हमने लिख रखा है 4, फिर उसके बाद रूट में है आपके पास कितना, 3x² प्लस का 42x। ठीक है, फिर इक्वल टू में आपके पास ओ बी सी का क्षेत्रफल कितना है, 28। अब हम रखेंगे 28 प्लस ओ ए बी का क्षेत्रफल। ओ ए बी का क्षेत्रफल आपके पास 2x+16। अब आप रखेंगे, देखो प्लस में है और कोई वो चेंज नहीं, तो 2x+16 डायरेक्ट रखा। और ऐसे ही ओ ए सी का आया 2x+12। चेक कर लेते, देखो यही आया 2x+16 और 2x+12। बस इसी को अब सॉल्व करना है। देखो 2x+2x हो जाएगा आपका कितना, 4x। ऐसे ही जब आप जोड़ेंगे 28, 16 और 12 को जोड़ें 28, और 28 का डबल करेंगे तो 8 और 16 कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, यानी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 56। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो इधर फिर यहाँ से आप देखो क्या निकालेंगे, 4 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा x, प्लस आ जाएगा 4 एकम 4, एक बचा, 4 चौको 16। ठीक है, 14। यहाँ पर आप लिखेंगे 3x² प्लस 42x, और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 4 रूट में 3x² प्लस 42x। अब देखो इस 4 से ये 4 हो जाएगा कट, आपके पास बचा कितना, 3x² प्लस का 42x। अब यहाँ पे देखो इस रूट है आपके लेफ्ट हैंड साइड में रूट है, तो जब आप बराबर के इधर इस रूट को हटाएंगे तो आपके पास क्या लग जाएगा, इस साइड लग जाएगा क्या, स्क्वायर। कंप्लीट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, रूट हटा, स्क्वायर लग गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हम खोलने वाले हैं। तो आ जाएगा देखो आपका a² यानी x² प्लस b² करेंगे यानी 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, प्लस 2 इंटू ए का मान है x, इंटू बी का मान है 14। ठीक है, 3x² प्लस 42x। अब हम क्या करने वाले हैं, इन सभी मानों को ले जाएंगे बराबर के इस साइड। तो ये देखो ये बच जाएगा आपका 3x² प्लस का 42x। देखो प्लस x² है, बराबर कितना लाएंगे तो -x², प्लस का 196 है, बराबर कितना लाएंगे माइनस का 196, और 14 दूनी 28 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 28x, इक्वल टू में बचा आपके पास 0। कंप्लीट। अब देखो 3x² में से एक x² माइनस जाएगा तो आपके पास बचेगा कितना, 2x²। 42x में से 28x जाएगा तो बचेगा आपके पास कितना, 42 में से आप घटाएंगे जब 28, तो आपके पास बचता है कितना, प्लस का 14x। ठीक हो गया, प्लस का 14x और माइनस का 196, इक्वल टू में 0। यहाँ पे अब फिर आप देखेंगे कि आपके पास क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बचेगा आपके पास x² माइनस का 2 सत्ते 14x, माइनस का आ जाएगा 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 नम 18, एक बचा, फिर 2 अट्ठे 16, इक्वल टू में 0। और 2 गुणा में है, बराबर किधर ले जाएंगे तो बन जाएगा क्या, सॉरी बट्टे में, तो x² माइनस का 7x माइनस का 98 बराबर में 0।
आई होप बच्चों यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक लास्ट इक्वेशन बची है आपके पास, और यहाँ पे माइनस या प्लस 42 में से एक्स में से 28 गया तो बचेगा प्लस का 14x। ठीक है, इसको सही कर लेना। तो अब आपके पास एक द्विघात समीकरण मिल गया है, इसको आप अच्छे से जानते हैं कैसे सॉल्व करना। देखो, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या गुणा में रहती है उसकी गुणा करानी है लास्ट वाले के साथ। कुछ है नहीं तो देखो, एक की गुणा 98 के साथ कराएंगे तो आएगा कितना, 98। यानी आपको गुणा करने पर कितना लाना है, 98। फिर आपने देखा यहाँ पे अंतिम पद से पहले चिन्ह कौन सा है, माइनस। तो माइनस करने पे आपके पास कितना आना चाहिए, बीच में कितना है आपके पास, 7। यानी अब आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा कराएं तो 98 आए, और उसको आपस में घटाएं तो 7 आना चाहिए। तो ये होता है देखो आपका 14 सत्ते 98 भी होता है, और 14 में से जब आप 7 माइनस करते हैं तब आपके पास कितना आएगा, 7। देखो, गुणा करने पे 98 भी आ गया, घटाने पर 7 भी आ गया। तो यही मान अब आपने यहाँ पे रखना है। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 7 ब्रैकेट बार एक्स माइनस का 98 इक्वल टू 0। एक्स की गुणा अंदर कराएंगे तो देखो 14x हो जाएगा, फिर माइनस का 7x, फिर इस प्लस को जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो बन जाएगा देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस है, सामने भी प्लस है 14 का, तो प्लस हो जाएगा ये कितना, 14x, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 7x, फिर आपके पास 98 इक्वल टू 0। अगला स्टेप, अब यहाँ से देखो हम दो दो के जोड़े बना करके क्या निकालेंगे, कॉमन। तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं वापस। देखो यहाँ से x कॉमन है, या ये फिर पूरी लाइन हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। फिलहाल हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 14x, सॉरी पहले 14 है फिर 7x, प्लस 14x फिर माइनस 7x, और फिर माइनस का है 98 इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं कि यही है या कुछ चेंजेस है। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x फिर माइनस 98, कंप्लीट। अगला स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, कॉमन। देखो, पहले वाले में हमें x कॉमन मिलेगा, अंदर बचेगा x प्लस 14, फिर माइनस हमें यहाँ पे मिल रहा है 7 कॉमन, अंदर बचेगा फिर से x प्लस 14 इक्वल टू 0। कंफ्यूजन रहती है बच्चों में कि सर यहाँ तो माइनस है बट नीचे प्लस कैसे है। देखो, हमने बाहर माइनस 7 लिया ना कॉमन, तो माइनस देखो देखो जब अंदर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस फिर माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब देखो यहाँ पे x प्लस 14 सेम है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे x प्लस 14 फिर से कॉमन, यहाँ पे बचा x, ये बचा हमारे पास माइनस 7 इक्वल टू में 0। अब दोनों को ले लेते हैं अलग अलग, किसके इक्वल में, 0 के इक्वल में। तो x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 14, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर कितना, 7। देखो, x का मान ऋणात्मक नहीं लेंगे, इसका रीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्यों, क्योंकि जो त्रिभुज का भुजा होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे जानते हैं बट फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अतः x बराबर कितना, 7। ठीक हो गया। अब x का मान 7 लिया, बट आपको x का मान नहीं चाहिए, आपको चाहिए किसका, ए बी, और इस ए बी और ए सी का मान चाहिए। तो ए बी को आपने क्या लिखा है, x प्लस 8, और ए सी को लिखा है आपने x प्लस 6। तो हमें ए बी और ए सी का मान चाहिए, वही लाइन यहाँ पे हम रिपीट करने वाले हैं। तो पहले लिख लेते हैं ए बी बराबर है आपका x प्लस 8। तो यहाँ पे जब आप x का मान रखेंगे कितना, 7 प्लस 8, तो ये आ जाएगा कितना, 15 सेंटीमीटर। ए बी का मान मिल गया। ऐसे फिर आपने निकालना है किसका मान, ए सी का। तो अब आप लिखेंगे ए सी बराबर आ जाएगा आपके पास x प्लस 6, एक्स का मान 7 प्लस 6, तो 6 और 6 12, और एक 13। तो इस तरह से ए सी बराबर कितना आ गया बच्चों, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यही निकालना था ए बी और ए सी। तो ए बी आ गया आपका पूरा, ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 15, और यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो ए सी की है वो है कितनी, 13। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों पूरे क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा और इंजॉय भी किया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छोड़ना नहीं है खासकर इसको। ठीक है, तो आई होप बच्चों पूरा अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों पहले पढ़ देते हैं। इसमें कहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। तो पहले तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इसको एक रफ काम के लिए यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है,
फिर उसके बाद मैं इसको हटा दूंगा। अब देखो जैसा क्वेश्चन में कहा है, हमें सिद्ध क्या करना है। इसमें कहा सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघ, देखो वृत्त के परिघ यानी वृत्त के चारों ओर बना एक क्या, चतुर्भुज। चतुर्भुज आपको दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो पहले तो आपका ये हो गया क्या, एक वृत्त, ठीक है। इसके चारों ओर बना एक चतुर्भुज, ये आपका चतुर्भुज हो गया जो आप देख रहे हैं, ठीक है। चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपकी, एक ये भुजा होगी, इसके सामने भुजा होगी आपकी ये, इस भुजा के सामने होगी आपकी ये वाली भुजा। की भुजा केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है, यानी ये वाली भुजा, यानी अगर हम बोले यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी ये वाली भुजा बराबर इस वाली भुजा के बराबर 180 डिग्री लानी चाहिए, और ये वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर क्या आना चाहिए, 180 डिग्री संपूरक कोण बनाना चाहिए। तो डायग्राम जो आपका बनेगा वो मैंने आपको सामने बना करके दिखा दिया है, बाकी काम देखते हैं। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में आ गया तो बहुत इजी हो जाता है इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। अब जैसा क्वेश्चन में कहा हमने वैसा एक डायग्राम बना दिया है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, जहां पर वृत्त क्या कर रहा है, इस चतुर्भुज को टच कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर देखो टच कर रहा है, तो इसको हम नाम दे देते हैं पी, ठीक है। और पहले तो हम चतुर्भुज को नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा आपका ए बी। कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये रेड कलर ठीक से दिख नहीं रहा है, व्हाइट ही ले लेते हैं हम यहाँ पे। देखो ये हो जाएगा आपका ए बी, यहाँ पे आ जाएगा आपका सी, और यहाँ पर डी, ठीक है। और जहां पर ये हमें टच करते हुए दिख रहे हैं वृत्त, इस रेखा को ए बी भुजा को, उसको हमने नाम दे दिया पी। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं क्यू, नीचे आर, और यहाँ पर आ जाएगा एस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए एस और ए पी क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। ऐसे ही बी पी और बी क्यू स्पर्श रेखा है, डी एस और डी आर स्पर्श रेखा है, सी क्यू और सी आर स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर अगर हम रेखाएं खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो उनका मान सदैव बराबर होता है। तो जितना इसका मान होगा उतना इसका मान होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या काम करने वाले हैं, इनमें हम खींचने वाले हैं इनके जो क्या कहते हैं विकर्ण, इनके विकर्णों को हम आपस में मिलाने वाले हैं। देखो ए से हम क्या करते हैं, सी को मिला देते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, मैं यहाँ पर दूसरी ही लाइन खींच देता हूँ, बिल्कुल जो स्ट्रेट जाएगी हमारी ए से सी तक, ठीक है। ये आपकी आ जाएगी ए से कहाँ तक, सी तक। कोई डाउट नहीं है आपको इसमें। तो इसको हम और थोड़ा सा आगे स्ट्रेट कर लेते हैं। ये आपकी आ गई एक ए से सी तक लाइन। कलर कर देता हूँ मैं इसमें ग्रीन, ठीक है। ए से सी तक आ गया। ऐसे ही अब हम कर देते हैं, मिला देते हैं इधर बी और डी को, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बताओ। तो अब हम क्या करेंगे, अभी इन दो त्रिभुजों को आपस में बराबर दिखाने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहने वाला है उसको हम यहाँ पर शो कर देते हैं। अब फिलहाल आपके सामने जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। तो थोड़ी सी लैंग्वेज जो हमको यहाँ पर लिखनी है वो मैं अब आपको यहाँ पर लिख करके दिखा देता हूँ। और चतुर्भुज ए बी सी डी, यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी, चतुर्भुज ए बी सी डी केंद्र ओ वाले, केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत बना है, वाले वृत्त के परिगत बना है, ठीक है। परिगत यानी वृत्त के चारों ओर क्या है, चतुर्भुज है, परिगत बना है। ये तो देखने से पता चल रहा है। और जो वृत्त को हम यहाँ पे लिख देते हैं कहाँ पर काट रहा है, जो वृत्त को, कौन कौन से बिंदु, जो वृत्त को P, Q, R, S पर स्पर्श करता है, S पर स्पर्श करता है। इसमें अब देखो हम करने क्या वाले हैं। हमने एक ये क्या किया, विकर्ण आपस में मिला दिए, इसके ए को सी से मिलाया, बी से डी को मिलाया।
अब हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के बराबर दिखा देंगे, ठीक है, सर्वांग दिखाएंगे किसी तरह। फिर जैसे ये सर्वांग सिद्ध होगा तो ऐसे ही, अब देखो चतुर्भुज है और यहाँ पे सब कुछ सेम दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसी तरह, ये और ये बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। फिर लास्ट में हम इन दोनों को इक्वल लेकर के और इन दोनों को इक्वल ले लेंगे, और फिर इन दोनों को इक्वल इन दोनों को इक्वल लेकर के 180 डिग्री दिखा देंगे। क्लियर है? तो देखते हैं इसका आगे सॉल्यूशन। तो आपने इतना लिख दिया कि पी क्यू आर एस पर स्पर्श करता है कौन, जो वृत्त को जो चतुर्भुज है उसकी जो बिंदु है पी क्यू आर एस, वो वृत्त को स्पर्श कर रहा है। अगला लिखते हैं पी क्यू आर एस को केंद्र से मिलाया, पी कॉमा क्यू कॉमा आर व एस को केंद्र से मिलाया। ठीक है, इतनी सी लैंग्वेज आपने लिख दी। तो अब यहाँ पे हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, पहला हम ले लेते हैं और इसका जो केंद्र है इसको हम लिख देते हैं ओ। ठीक है, त्रिभुज ओ ए पी लेते हैं पहले, ओ ए पी। यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी, और दूसरा ले लेंगे हम त्रिभुज ओ ए एस, त्रिभुज ओ ए एस में। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज देखो हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि इजिली बराबर मिल जाएगा क्या। देखो यहाँ पे स्पर्श रेखा है तो ए पी बराबर हो जाएगा ए एस के, ओ ए और ओ ए दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, ओ पी और ओ एस दोनों बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। इससे हम इसको सर्वांग सिद्ध कर लेंगे इजिली। तो दोनों त्रिभुज हमने लिख लिए हैं। तो देखो ओ ए पी में लिख लेते हैं पहले, ओ पी बराबर देखो त्रिज्या बराबर है ओ पी किसके, ओ एस के। रीजन क्या देंगे आप, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, और उससे पहले हम एक काम और कर देते हैं, ये जितने एंगल आपके यहाँ पर बन रहे हैं इनको हम नाम दे देते हैं। तो देखो आपका ये पहला हो जाएगा आपका एंगल एक, फिर एंगल दो, फिर एंगल तीन, एंगल चार, एंगल पाँच, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा एंगल छः, फिर एंगल सात, और ये आपका एंगल आठ। ठीक है, तो देखो जब हम इनको बराबर करेंगे तो डायरेक्ट हम ये ना लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे ए ओ पी बराबर है किसके, बी ओ पी के, डायरेक्ट हम लिखेंगे एंगल एक एंगल दो बराबर, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो आपने दिखा दिया ओ पी बराबर ओ एस। आगे देखते हैं ओ ए बराबर ओ ए, दोनों के लिए देखो ओ ए भुजा बराबर है ओ ए, यहाँ पे आप रीजन क्या देंगे, उभयनिष्ठ। ठीक हो गया, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस, रीजन क्या देंगे, स्पर्श रेखाएं। और आपको पता है ऊपर हम लिख भी चुके हैं, आप पिछले क्वेश्चन में स्पर्श रेखा बराबर होती है, तो यहाँ पर सिंपल आप लिख दीजिए स्पर्श रेखाएं। कंप्लीट। अब देखो साइड 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 लिखेंगे, साइड 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 कसौटी से त्रिभुज आपके जो हमने दोनों लिए, त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ओ ए एस के, त्रिभुज ओ ए एस के। इतना कंप्लीट हो गया। तो जब आपके पास ये आ चुका है तो इससे आपको क्या मिल जाएगा कि एंगल एक बराबर हो जाएगा किसके, एंगल आठ के। देखो ये वाला हमने इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को आपस में सर्वांग सम दिखाया ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, अब आपको पता है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो उनके जो संगत कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप ले सकते हैं कि एंगल एक बराबर हो जाएगा किसके, एंगल आठ के। तो जब ये वाला एंगल इसके बराबर है तो इसी तरह आपका एंगल दो एंगल तीन के बराबर होगा, एंगल चार एंगल पांच के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखो स्पर्श रेखा है, त्रिज्या है, और ये जो ओ सी बराबर ओ सी है उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो सेम उतना लिखने से लिखना नहीं पड़ेगा, सिंपल आपने क्या लिख देना, इसी तरह डाल करके आपने यहाँ पर कंप्लीट करना है इसको, इसी तरह। अब यहाँ पे देखो एंगल दो बराबर, अभी देखो फिलहाल हम ये वाला त्रिभुज लेने वाले हैं, तो इसमें देखो आपका आ जाएगा एंगल दो बराबर एंगल तीन के, एंगल दो बराबर एंगल तीन, फिर ऐसे ही एंगल चार बराबर एंगल पाँच के होगा, एंगल छः बराबर हो जाएगा एंगल सात। इनको हम समीकरण बना देते हैं, चार तीन दो, और इधर जो हमारा लास्ट था उसको बना देते हैं समीकरण नंबर एक। ठीक है, तो इतने समीकरण हमने बना दिए। अब अगला स्टेप क्या रखना है, और हमको पता है, अब देखो ये पूरा एक सर्कल बनता हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, एक से लेकर के अगर हम आठ तक जाएंगे पूरा एक सर्कल जैसा बन रहा है। हमको पता है कि जो एक वृत्त होता है उसके जो कोणों का योग होता है। ठीक है,
यहाँ पर अगर हम इनके कोणों के योग की बात करें तो कितना हो जाएगा, 360 होगा। तो हम इनको क्या करेंगे, इसके बराबर रखने वाले हैं। तो लिखेंगे बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर बने सभी कोणों का योग, पर बने सभी कोणों का योग, कोणों का योग 360 होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर कितना आ जाएगा, 360। तो अब देखो, अगर हम एंगल 1 और एंगल 8 को मिला दें, एंगल 1 और 8 को मिला दे, देखो अभी आपके सामने क्या होने वाला है, जादू होने वाला है। एंगल 1 प्लस एंगल 8, ठीक है, और ऐसे ही प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल आ जाएगा 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5, फिर प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7। 8 हम पहले ही ले चुके हैं किसके साथ, 1 के साथ, बराबर में 360। एक के साथ क्यों लिया, इसका रीजन ये है कि एंगल 8 को हम देखो एंगल 1 के बराबर लिख सकते हैं ना। यहाँ पे अभी हमें ऊपर स्टार्टिंग में दिखाई दिया समीकरण 1 में, देखो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 8 के। तो यहाँ से हम इस एंगल 8 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 को, देखो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 3 को एंगल 2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस 3 को भी लिख सकते हैं एंगल 2 बराबर है। ऐसे एंगल 4, अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पर चाहिए 5। ठीक है, तो देखो अभी हम पहले क्या करने वाले हैं, इतने हिस्सों को बराबर दिखा रहे हैं। ठीक है, इतना 8 से लेकर के 3 तक हमें चाहिए, तो इसलिए हमने इस 8 को एक में चेंज किया, इस 3 को 2 में चेंज किया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। यानी सिर्फ इतना आपको दिखाना है। देखो अगर हम बात करें संपूरक कोण की, तो संपूरक कोण में सिर्फ आपका इतना हिस्सा आएगा बराबर। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना है एंगल। अब देखो हमें 4, या 4 को किस में चेंज करेंगे, 5 में। 5 को चेंज करेंगे, सॉरी इस 4 को चेंज करेंगे 5 में, तो ये आ जाएगा आपका एंगल 5। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस ऐसे ही 7 को चेंज करेंगे 6 में, एंगल 7, सॉरी एंगल आ जाएगा यहाँ पे 6 प्लस एंगल 6 बराबर में 360। देखो सब दो दो हो गए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 बराबर में कितना, 360। सब में 2 कॉमन है, तो अंदर आपके पास बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर में कितना, 360 डिग्री। 2 गुणा में है, कहाँ चल जाएगा, बट्टे में, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर में कितना आ जाएगा, 360/2, तो ये आ जाएगा कितना, 180 डिग्री। अब देखो एंगल 1 और 2 को आप क्या ले सकते हो, एंगल 1 और 2 को हमें देखो संपूरक दिखाना है, तो संपूरक में सिर्फ आपका इतना हिस्सा आएगा। ठीक है, तो एंगल 1 और 2, और ऐसे ही आपका इधर अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिर्फ एंगल 5 और 6। ठीक है, एंगल 5 और 6 को क्या ले सकते हैं, इधर एंगल 1 और 2 को क्या ले सकते थे, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो एंगल 1 और 2 को आप लिख सकते हैं क्या, ए ओ बी लिख सकते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें स्टार्ट, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। देखो इस एंगल 1 और 2 को आप लिख सकते हैं ए ओ बी। ठीक है, ये आपको संपूर्ण बताना है। ये हिस्सा बराबर हो जाएगा किसके, इस एंगल सी ओ बी के। ठीक है, जब आप इसको इसके बराबर दिखा देंगे, बराबर नहीं दिखाना मतलब 180 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही फिर आपको क्या दिखाना है, इधर वाला हिस्सा, जो दूसरा वाला हिस्सा है, ये वाला, इतना वाला, अगर हम बात करें एंगल ए ओ डी, ठीक है, ये, और फिर ये वाला हिस्सा। पहले आप 1 और 2 को बराबर दिखा रहे हैं, फिर आप ऐसे ही एंगल 3 और 4, और इधर 7 और 8 को बराबर दिखाएंगे। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लास्ट स्टेप बचा है, ज़्यादा नहीं है।
तो आपने क्या लिखना है, एंगल एक और एंगल दो को क्या लिख सकते हैं हम, देखो एंगल एक और दो को ए ओ बी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, एंगल ए ओ बी, प्लस ऐसे ही पाँच और छः को ले सकते हैं, पाँच और छः को इन दोनों को मिला करके क्या ले सकते हो, एंगल सी सी ओ डी। यहाँ पे आ जाएगा प्लस एंगल सी ओ डी बराबर में कितना, 180 डिग्री। तो दो भुजाएं आमने सामने की दिखा दी, ऐसे ही बाकी की जो दो बची हुई भुजाएं हैं उसमें भी हम लिखेंगे इसी तरह। चलो यहीं पर लिख देते हैं सामने, इसी तरह आ जाएगा। देखो हमारी जो बची हुई दो भुजाएं हैं इसमें आप ले लीजिए, देखो ए ओ डी बराबर हो जाएगा किसके, सी ओ बी के, यानी इतना और इधर इतना। अब हम लिखेंगे क्या, ए ओ डी, इसी तरह एंगल ए ओ डी प्लस आ जाएगा आपका एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी बराबर कितना, 180 डिग्री। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, कि आमने सामने के जो भुजाएं हैं वो क्या बनाती है, समपूरक कोण बनाती है। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है। देखो केंद्र पर संपूरक कोण यानी 180 डिग्री का कोण आंतरित कर रही है ना, तो यही आपको प्रूव करना था। तो इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज और ये चैप्टर हो चुका कंप्लीट। आई होप ये पूरी एक्सरसाइज और चैप्टर आपने अच्छे से समझा और कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह गया होगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर कौन सा, 11 के साथ। बाकी आप सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करो। और हमारी वेबसाइट है composer.com, जिन बच्चों को अब तक नहीं पता, इस वेबसाइट पर जाकर के आप एनसीईआरटी बुक देख सकते हैं, उनके सॉल्यूशन देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। और उसके अलावा आप अपना बोर्ड भी हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो जरूर विजिट करिएगा composer.com वेबसाइट पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।